मीडिया के सभी साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष बलबीर सैनी जी और जिला अध्यक्ष खुब्बड़ जी, विशाल खुब्बड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में आज पूरा हरियाणा चिंतित है, उसके बारे में बात करने के लिए आज आप सबके समक्ष यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। हरियाणा में हर रोज़ व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर रोजाना खबरों में छाई रहती हैं। पुलिसकर्मी को जिस तरीके से सरेआम गोली मारी गई, एक एएसआई को, उस घटना ने पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, सरकार की इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। कल जो घटना हुई है, परसों शाम को, सोमवार को शाम को, रात को बीजेपी नेता के यहां पर सरेआम गोलीबारी की गई और इससे ये स्पष्ट समझ में आता है कि जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश में आम आदमी किस तरह से सुरक्षित हो पाएगा। कई सारी घटनाएं इससे पहले भी, ये बीजेपी नेता के यहाँ जो फायरिंग हुई उससे पहले भी, रोहतक में फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हिसार में ऑटो मार्केट में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई, 40-50 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद फिरौती मांगने की घटना हुई, करीब 30-40 राउंड वहां पर फायर किए गए। और पूरे प्रदेश में जो मेरे पास अभी तक जानकारी है, 7 जिलों के अंदर ये फिरौती गैंग फैल चुका है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जो पीड़ित है वो पुलिस को सूचित तक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। ऐसा भय पैदा कर दिया गया है पूरे हरियाणा के अंदर, और 7 जिलों में समक्ष तौर पर, सार्थक तौर पर जो इनसाइड पुलिस इंफॉर्मेशन भी है, उसके अनुसार फिरौती मांगी जा रही है गैंग्स के द्वारा, व्यापारियों से, बड़े बड़े लोगों से, सर्विस पेशा लोगों से, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको भी फिरौती की मांग की जा रही है। और डर के मारे बहुत सारे लोग पुलिस के सामने आ नहीं रहे। इतने बड़े स्तर पर फिरौती की घटनाएं होने के बावजूद, फायरिंग की घटनाएं होने के बावजूद, आज तक हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि इन सारी फायरिंग की घटनाओं की तार किस गैंग से जुड़ी है, इन सारी फिरौती की घटनाओं के पीछे कौन सरगना है। आज तक इस गैंग का पर्दाफाश हरियाणा सरकार नहीं कर पाई, हरियाणा पुलिस नहीं कर पाई, जिसका सीधा मतलब ये है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरपरस्ती में ये पूरा का पूरा गैंग चलाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा फिरौती का अपराध किया जा रहा है, या फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों की शय पर ये सारा का सारा कारोबार हरियाणा के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हरियाणा के अंदर, जिसमें जिससे भी फिरौती मांगे इतना डर उसके मन में बैठा हो कि वो इनकार ना कर सके और वो फिरौती सीधे तौर पर दे दे। ये स्पष्ट तौर पे बताता है कि नायब सिंह जी, नई सरकार जब उनके नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसको संभाल पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। एक पूर्णकालिक गृह मंत्री भी हरियाणा के पास आज के दिन में नहीं है, फुल टाइम होम मिनिस्टर हरियाणा के पास नहीं है, और नायब सिंह जी के पास समय ही नहीं है। उन्होंने एक पुलिस विभाग की मीटिंग बुलाई थी, उनके पास समय नहीं था, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया। आज वो मीटिंग रखी गई है, आज भी पता नहीं वो समय निकाल पाएंगे कि नहीं, बहुत व्यस्त हैं, पूरे प्रदेश का भार उनके कंधों पर है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे विभाग देखने पड़ते हैं। लेकिन एक फुल टाइम होम मिनिस्टर बनाने से नायब सिंह जी घबरा रहे। उसका स्पष्ट तौर पर कारण ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज जी के पास अनुभव है होम मिनिस्टर होने का, और उनको नायब सिंह जी बनाने से, अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी की वजह से उनको होम मिनिस्टर बनाना नहीं चाहते। होम मिनिस्टर बनाने की बात आएगी तो उनका नाम आगे आएगा, और उनको होम मिनिस्टर बना दिया तो नायब सिंह जी की सरकार को उनके पैरों के नीचे से खिसका के ले जाएंगे। ये भय नायब सिंह जी के मन में इस वक्त समाया हुआ है। अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से पूरे हरियाणा को अपराध में झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नायब सिंह जी की सरकार ने। और मुझे लगता है इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं,
और हरियाणा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मुझे लगता है या तो आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे हरियाणा सरकार, या फिर आम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा कभी लौट के नहीं आए, दोबारा कभी इनके विधायक चुन करके विधानसभा में नहीं जाएं, दोबारा कभी इनके हाथ में सत्ता ना हो, ताकि ये इस तरीके का अत्याचार और अन्यायपूर्ण शासन कभी भी हरियाणा के अंदर ना चला सके। इसको हरियाणा के लोग सुनिश्चित करेंगे। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग जी ने आपके सम्मुख सभी बातें रखी, लेकिन मैं इससे अलग हट करके, जहां कानून व्यवस्था तो हरियाणा प्रदेश में चौपट है, लेकिन इसके अलावा पिछला जो संसद का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मिलकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो गई थी, और उसका परिणाम भी देखने को मिला। धन बल भी इस्तेमाल किया गया, बाहुबल भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर सिमट गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के दिल में ये भय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी घोषणाओं पर घोषणा, घोषणाओं पर घोषणा, जनता को गुमराह करने के लिए, और इन घोषणाओं पर किसी पर अमल नहीं होगा। आज प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था चौपट है, तो वहां घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। पीछे अखबारों में आया था 4 लाख छात्रों का बगैर एडमिशन लिए ही उनके फर्जी बिल बना बना करके एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया। और मैं आपके सम्मुख एक घोटाला और जो हमारे यहीं से संबंधित है, हमारे कैथल और कुरुक्षेत्र जिला में के दोनों जिलों में साथ लगते गुलाचीका और पेवा की सीमा पर एक सरस्वती रेंज, एक जंगलात है, जंगल है बहुत बड़ा, जो तकरीबन 11,000 एकड़ में फैला हुआ है। वो जंगल 1956 में सरकार ने उसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया था। 1972 में केंद्र सरकार ने उस जंगल को, क्योंकि हरा भरा जंगल था, भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पर वृक्ष थे, तो केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1973 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने उसे प्रोटेक्टेड कंजर्वेटिव फॉरेस्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि वहां भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष थे, भिन्न भिन्न प्रजाति के वहां पर जंगली जानवर थे, पक्षी थे। और एक कानून बनाया था कि जब तक केंद्र सरकार की अनुमति नहीं होगी, एक वृक्ष भी उस जंगल में से नहीं कटेगा। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी जब शासन में सत्ता में आई, तो 2016 से 18 तक अधिकारियों की मिलीभगत से और सत्ता पर बैठे हुए नेताओं की मिलीभगत से 2000 एकड़ जमीन में से हरे भरे वृक्षों को काट करके सारे आम चोरी छुपोई बेचा गया। करोड़ों रुपए का, तकरीबन 100 करोड़ के करीब वो वृक्ष थे। गांव वालों को सचेत करना चाहता हूं कि इस केस को करोड़ों रुपए का घोटाला है, किस मंत्री की मिलीभगत है, किस अधिकारी की मिलीभगत है, इसे दबाया क्यों जा रहा है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। और उसमें एक कैंपस स्कीम थी जिसमें फलदार वृक्ष लगते हैं, वो स्कीम आई थी कि इसमें फलदार वृक्ष लगेंगे, लेकिन एक भी फलदार वृक्ष उसमें नहीं लगा। हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश आया है, जो हम काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को उठा रही थी, और इस बात की मांग किसान संगठन भी लगातार कर रहे थे कि हरियाणा सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से, अत्याचारपूर्ण तरीके से, असंवैधानिक तरीके से शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा हुआ था, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम देश में जहां भी आना जाना चाहें हम आ जा सकते हैं, लेकिन किसानों के ऊपर अत्याचार किया सो अलग, शंभू बॉर्डर को बंद करके
अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही थी, हरियाणा की पुलिस कर रही थी। इसके खिलाफ हमने समय समय पे आवाज़ भी उठाई और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अम्बाला के अंदर हमने ये कहा था कि सरकार जानबूझ के किसानों को परेशान कर रही है। हरियाणा सरकार से कोई मांग, कोई टकराव इन किसानों का नहीं है। ये केंद्र सरकार के पास अपनी मांग लेके जाना चाहते हैं और इसलिए तुरंत प्रभाव से इस बॉर्डर को खोला जाए और आवाजाही सुनिश्चित की जाए। हमें खुशी है कि आज हाईकोर्ट ने यही आदेश पारित किया है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर को खोले, वहां से पुलिस बैरिकेडिंग हटाई जाए, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, क्योंकि किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। यही बात 5 महीने से अनावश्यक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर कब्जा करके बैठी थी। किसानों की वजह से वो सड़क बंद नहीं थी। आज ये बात हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही स्थापित हो गई कि पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड लगा करके और अपना नाकाबंदी वहां पर लगा करके उस रोड को जाम किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी किसानों और व्यापारियों को आपस में लड़ाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी पिछले कुछ दिनों में और व्यापारियों को किसानों के खिलाफ भड़का रही थी कि किसानों ने रोड जाम किया हुआ है। आज हाईकोर्ट के आदेश से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ये हरियाणा सरकार की वजह से 5 महीने तक व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ, लोगों को आवाजाही में दिक्कत झेलनी पड़ी और किसानों को जान माल के नुकसान के साथ साथ 5 महीने तक सड़क पर बैठना पड़ा। ये सारा कुछ हरियाणा की बीजेपी सरकार की वजह से हुआ। इसकी सजा भी लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को हरियाणा की बीजेपी सरकार को देनी चाहिए। राणा साहब, आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारी है? जी, किसानों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि किसानों की मांग केंद्र सरकार से है और उनको वहां जाने की इजाजत देनी चाहिए। डांडा साहब, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? कुरुक्षेत्र से ही आप लोगों ने लोकसभा का शंखनाद किया था और अब विधानसभा की क्या तैयारी है? देखिए, किस तरह से लड़ेंगे? पूरी तैयारी है, पूरे जोर शोर से हम पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर मजबूत जन संवाद करके पिछले 10 दिन से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और 15 जुलाई तक हम 7,000 गांव और 1,000 से ज्यादा वार्ड पूरे हरियाणा के अंदर उनमें जन संवाद करके लोगों के बीच में उनके मुद्दों पे चर्चा भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हरियाणा के हर एक बूथ पर आम आदमी पार्टी के अपने मजबूत बूथ योद्धा हों, जो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सकें और चुनाव में हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। 3 सवाल है मेरे। पहला एक एक करके पूछ लो, तीनों जवाब दे देंगे। मोहनलाल बड़ौली हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलवा पाएंगे? देखिए, नायब सिंह जी को जब इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने सोचा था कि शायद चेहरा बदलने से कुछ स्थिति बदल जाए, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जुम्मा जुम्मा इज्जत ही बचा पाई है भारतीय जनता पार्टी अपनी। तो 5 हाफ कर दिया लोगों ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और विधानसभा चुनाव में साफ करेंगे, ये तय है। जितने चेहरे भारतीय जनता पार्टी को बदलने हो, चाहे अध्यक्ष के तौर पे, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे, मैं तो कहता हूं अभी 1-1.5 महीना और है और एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक और मुख्यमंत्री अगर बदल के देखना है तो वो भी बदल के देख लीजिए, लेकिन स्थिति खराब होती जाएगी, सुधरेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार की इंतहा कर दी हरियाणा के अंदर। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। हरियाणा में बीजेपी नॉन जाट वोटर को फोकस कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी हमेशा जात पात की राजनीति करती है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक जात पात की, धर्म की राजनीति चलती नहीं। जिस तरह से खुद अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, उसी तरह से हरियाणा के लोग भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की जात पात की राजनीति को पूरी तरह से रिजेक्ट करने जा रहे हैं। किसी जाति के किसी व्यक्ति को विशेष सम्मान देने से उस जाति का भला नहीं होता। किसी भी जाति की मूलभूत सुविधाओं को जब हल किया जाता है तब उस जाति के लोगों का भला होता है। आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और हर एक जाति, हर एक मजहब के व्यक्ति के लिए काम करने में यकीन करती है और भारतीय जनता पार्टी जातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के, लड़ा के, उनको इस्तेमाल करके राजनीति करने में यकीन करती है। दोनों की राजनीति में विशेष अंतर है। बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की क्या मेहनत? देखिए, उनको शुभकामनाएं देते हैं बड़ौली जी को कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में खूब मेहनत की, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने हार दिलवाई भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से, मुझे लगता है उसी का इनाम उनको दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जब आप हारे हुए लोगों को इस तरीके से विशेष सम्मान देते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर रोष है
कि काफ़ी सारे और सीनियर लीडर्स थे जो लगातार खुद को दरकिनार किए जाने की खिलाफत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बड़ोली जी को बनाया गया। इसके लिए उनके अंदर ही काफ़ी फूट है, उनके अंदर ही काफ़ी लड़ाई इसको लेकर चल रही है। उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब। क्या बीजेपी हरियाणा में ब्राह्मण कार्ड खेला है? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी एक जाति विशेष का नाम क्यों ले, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती रही है और आगे भी करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगी। ये हरियाणा के लोग इस बात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि जिस जिस जाति को वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसके लिए कभी भी सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर या मूलभूत सुविधाओं के तौर पर उनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। उस जाति को सिर्फ उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमका